हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात करेंगे आज D++ के एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, पहले भी हमने कुछ पेपर किए हैं, इसके बीच में थोड़ा कंटिन्यूटी छूट गई थी, है ना। तो एक बार फिर से कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या था इस पेपर में। ये 15 का 2024 का ही है ना। तो देखते हैं क्या है इसके क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन आज करेंगे, 20 क्वेश्चन अगली वीडियो में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य सबसे बड़ा है। अगर मैं बात करूं आपके सबसे बड़े की, तो ये आपका आ गया, एक दे रखा था 19, कितना दे रखा है 19, है ना, 19.19। अगर मैं बात करूँगा इसकी इसकी अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 0.09, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इससे छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर तीसरे की बात करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट में कितना 0. इसको 0 बनाओ 144। देखो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो किसका होता है 12 का होता है। और यहाँ पर कितने दशमलव के बाद 4 डिजिट है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लो और यहाँ पर आ जाएगा कितना 0.12। देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ ऐसा क्यों है इसको भी। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो आएंगी हमारे पास, 4 जीरो आ जाएंगे, समझ रहे हो। अब 4 जीरो मतलब कि कितना हो गया 10,000। 10,000 इसके ऊपर भी तो अंडर रूट आ गया अब। ठीक है, किसका अंडर रूट है 100 का, तो यहाँ से 100 हटेगा तो 2 जीरो हटेंगी तो ऊपर से फिर से क्या हो जाता है दशमलव लग जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। अंडर रूट में हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट से जब भी वैल्यू बाहर जाएगी कितना, जैसे 4 का पेयर था तो 4 की आधी बचेगी, 8 होगा तो 8 का आधा बचेगा। ठीक है ना, तो ये भी इससे बड़ा नहीं है अभी तक, तो यही बड़ा है। ठीक है, और देखते हैं 16। अब 16 का भी अंडर रूट जैसे ये दे रखा है 0.0, ठीक है, और 0.16 ये दे रखा है ना आपको, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई 0.04 ये निकल करके आ गई, तो ये भी तो छोटा है ना, तो इसका मतलब बड़ी संख्या क्या हो गई, ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था आपको। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, देखो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, क्योंकि ये ना स्क्रीन पर आएगा नहीं। अगर मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो या तो सॉल्यूशन दिखेगा या फिर क्वेश्चन ही देख पाओगे आप, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आप तसल्ली से क्वेश्चन को देख लो, देखो और करने की कोशिश करो, आसान सा है, मैं ओरली बता देता हूँ। फैक्ट्री बी का कुल उत्पाद कितना है, फैक्ट्री बी का कुल उत्पाद कितना है। अब देखो बी में कितना है 35% है, और टोटल कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे तो ऊपर 4500 दिया हुआ है, टोटल 4500 है। 4500 का आप लोग 35% निकाल दो, 1575 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो मैं सॉल्यूशन कराता हूँ इसका कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो नीचे दिए गए पाई चार्ट में अलग अलग कारखानों के उत्पाद को दर्शाता है। 5 कारखानों में कुल उत्पाद, देखो यहाँ दे रखा है ना कुल उत्पाद कितना 4500 है। ठीक है ना, किसी विशेष कारखाने में उत्पाद इन सभी 5 कारखानों की कुल उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि बी का कुल उत्पाद क्या है, तो बी की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में आपको, वो दे रखी थी कितनी 35%। सही है ना, 35%, तो 35%, अब 35% निकालना है किसका 4500 का, तो 4500 का निकाल दो 35% अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो 45 की मल्टीप्लाई 35 के साथ कर देंगे तो 5 25, तो ये हो गया 5 चौक 20, है ना, 5 चौक 20 और 20 2 22, और कितना हो रहा है ये जाएगा 135, 5 7 5 1575 हो गया, है ना। तो 1575 ये निकल कर आ जाएगा आपका कितना 1575, तो यही आपका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्षों में कितना हो जाता है। चक्रवर्ती ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो रही है, ये
9790 है ना, ये 9 है, लिख देते हैं सही से, 9 है ये। ठीक है, 2 वर्ष में कितनी होती है, 2 वर्ष में जो ये हैगी 8900। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, 2 वर्ष में कोई राशि इतनी थी, 3 वर्ष में इतनी हो गई, तो कैसे हो गई भाई, ब्याज ही तो मिला होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि इतना पैसा था वो इतना हो गया 2 वर्ष में, जब 3 वर्ष में, तो इसका मतलब ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और ब्याज कौन सा, चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन टाइम का डिफरेंस 1 वर्ष का, इसलिए चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज एक ही बात होगी। क्यों, 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज समान ही होता है ना। चक्रवर्ती ब्याज कब से लगता है, दूसरे वर्ष से लगेगा। ब्याज के ऊपर ब्याज को क्या कहते हैं, हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हमने घटा लिया, तो ये आ गया हमारे पास, कितना फालतू है, 890। अब 890 किस पर, इस पर ही तो फालतू हुआ है, इसी पर ही ब्याज मिला है हमें। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी थी आप लोगों से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10% निकल करके आ गया। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 4 में क्या दिया गया है आप लोगों को। कह रहा मनीष एक मित्र से 6000 रुपये उधार लिए, उसने 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर का भुगतान करने के लिए, ठीक है, भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। उनकी योजना 2 साल में कर्ज चुकाने की है। वह ऋण पर कुल कितना ब्याज चुकाया होगा। तो देखो, आपको साधारण सा क्वेश्चन है ये, सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना, 6000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 2.5%। ठीक है, टाइम जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है, आपको 2 साल दे रखा है। तो ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन में 100, इससे ऐसा ही निकल जाता है। तो सीधा सीधा लगा दो, 6000 रुपये 2.5% से, ठीक है, 2.5% से, और 2 वर्ष के लिए अपॉन में 100, 2 0 से 2 0, 25 दूनी 50, और देखो पॉइंट हटेगा तो गुणा में क्या होता है, दशमलव कट जाता है। ठीक है, 25 दूनी 50, 6 पंजे 30, तो कितना हो गया हमारे यहाँ से, ये 300 रुपये निकल करके आ गया। क्या निकल गया, ऐसा ही निकल गया, कितना, 300 रुपये, ऐसा ही हो गया। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, ठीक है, उनका गुणनफल, देखो जब गुणनफल दिया जाए ना तो इसको x मान लिया करो। वैसे तो अनुपात को x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13x और 12x हो गया है ना, 13x और 12x हो गया। इसका मल्टीपल दे रखा था इसलिए हमने पहले से ही मल्टीप्लाई कर लिया। योग देता तो हम यहाँ जोड़ लेते हैं ना। 2496 है, 2496 काट लो, 12 एकम 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, 2 अंक एक साथ लेंगे तो 12 अट्ठे 96 हो गया। 13 एकम 13 हो गया, 13 अच्छे 78 हो गया। तो यहाँ से दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास 16 आ गया। स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू देखो, अंडर रूट चढ़ गया तो ये किसका अंडर रूट 4 की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 4 निकाल ली। जब एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो उसने बड़ी संख्या पूछी है, तो इस 4 की मल्टीप्लाई 13 के साथ कर देंगे। तो 13 मल्टीप्लाई 4, 13 चौक 52। तो 52 आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। छोटी पूछता तो 12 चौक 48, छोटी संख्या निकल करके आ जाती है 48। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। ठीक है, यदि 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 6800 रुपये। उसी समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज पूछा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साधारण ब्याज दे रखा है आपको कितना, 6800 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग ना इसको कैसे करोगे, देखो मैं अब बताता हूँ कि कैसे करोगे। जैसे 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसे कर लो, 3400 रुपये यहाँ पे रख दिया, 3400 यहाँ पर। भाई 2 वर्ष का था ना तो अलग अलग कर दिया हमने 1 वर्ष का। ठीक है, अब इसका देखो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज एक ही रहता है, मैंने बताया आपको। दूसरे वर्ष से निकालते तो दूसरे वर्ष का 10% निकाल दो, 10% कितना, 340 हो गया। इन सबको अब जोड़ लो, इन सबको क्या करोगे, जोड़ लो। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग,
चक्रवर्ती ब्याज, अच्छा सिर्फ CI पूछा उसने। तो 6800 और 340, 6800 3 7100। अब इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6800 तो ये हो गया और 340 ये हो गया, तो 7140 हो गया। 7140 क्या हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी बात भी समझ आ गई होगी, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं 7 में क्या दिया गया है। 7 में क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए, कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए जब यह दिया गया हो कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे 1 2 3 4 प्लस के हैंगे, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 48 दिया गया है आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो एक चीज़ बताना मुझे, आप इसको कैसे तोड़ सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी, फॉर्मूला तो पता होगा ना, ए माइनस बी बराबर में 48। तो 48 देखो, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके 48 बन रहा होगा, तो हम तो ये कह सकते हैं कि एक 12 और एक 4 रही होगी, 12 चौक 48, ऐसे भी तो कह सकते हैं। अब आप लोग ये भी कहोगे कि ये भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 8 6 48 भी हो सकता है। देखो अगर दिया है कि ए बड़ी है तो ठीक है, नहीं दिया तो ए को बड़ा मान लेना, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे मेंशन नहीं किया। तो 48 को हम कैसे कैसे लिख सकते थे, 8 गुणा 6 भी लिख सकते थे, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 24 दूनी 48 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इससे सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। अगर इसको a प्लस बी को हमने 12 माना है, a प्लस बी को 12 माना है, तो a को 8 मान लिया, b को 4 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर a को 8 माना, b को 4 माना, समझ रहे हो। तो ये 12 हो गया, माइनस किया 4। अब देखो ये सेटिस्फाई कर गया 12 चौक 48, तो इसका मतलब यही उत्तर हो गया। ए की वैल्यू पूछ रहा है तो 8, अगर बी की वैल्यू पूछता क्वेश्चन में 4। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अगर इससे सेटिस्फाई करते, सपोज दैट इससे सेटिस्फाई करते, तो यहाँ पर 8 को हमें इस ऐसे दो भागों में तोड़ना होता 8 को, कि क्या हो जाए, देखो 8 को a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ना है आपको। तो आप पहले ये भी कर सकते थे कि a को हमने 6 मान लिया, a को 6 मानते तो b को हमें कितना मानना पड़ता, b को 2 मानते, जब भी तो 8 होता, ठीक है, जब भी 8 होता, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि इसको माइनस करने के 6 में से 2 माइनस करने के बाद 4 आ रहा है, तो ये कितना हो गया, 6 2 8, 8 चौक 32। लेकिन ये सेटिस्फाई करके 48 नहीं बन रहा है यहाँ पर, समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। तो 48 किससे, इसी से बन गया हमारे स्टार्टिंग वाले से। और दूसरी बात मैं आपको हिंट देता हूँ कि कैसे करते हैं। आप कोशिश करो कि एवरेज संख्या लेनी है। एवरेज का मतलब हो गया जैसे 12 और 4 हो गया, 12 4 हो गया, ना ज़्यादा डिफरेंस है इन संख्याओं में और ना ज़्यादा क्लोज है। कैसे, जैसे 8 और 6 क्लोज हो गई, ठीक है। और 24, अगर एक और ऑप्शन लिया था हमने जैसे 24 और 2, इनमें ज़्यादा डिफरेंस हो गया, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस करते करते तो मैं खुद से भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे संख्याएं लेनी होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा ठीक लगा मुझे क्वेश्चन, है ना, कुछ हट के था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन का साधारण सा क्वेश्चन हैगा, ठीक है। इसमें दिया गया है 460 रुपये। 460 रुपये का 80% निकालना था आपने पहले, ठीक है। और प्लस करना है आपको 5600 का 56% बटे में 10, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो, तो 8 6 48 की 8, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो गया, 36। तो ये निकल गया, है ना। और इसका भी कर दो, ठीक है। तो 56 का कितना हो जाएगा, 36 25, 6 पंजे 30 दूनी 60, 6 3 31 36। तो ये जोड़ लो 31 36, ठीक है। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा हमारे पास। कुछ गलत कर दिया क्या, कुछ गलत कर दिया क्या, लग तो रहा है कुछ ऐसा ही। 8 6 48 की 8, 8 चौक 32, 32 और 4 36। इसको जब जोड़ेंगे, ठीक है ना सब कुछ। 8 6 14, 6 3 9, 34 34 34,
कैलकुलेशन में कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये 35 आएगा ना, 3504 बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3504, गलती से गलत हो गया, खैर कोई नहीं, 3504 ऐड करेंगे तो ये 3504 बनेगा। तो समझ आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 4 आसान था, सिंप्लीफिकेशन का था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कह रहा है कि टाइप 1 में चावल की कीमत 18 रुपये प्रति किलोग्राम। एक देखो, फर्स्ट में चावल की जो कीमत दे रखी है 18 रुपये प्रति किलोग्राम, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल हैंगे। 2 में हैंगे 24 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल, ठीक है ना। यदि दोनों प्रकार के चावल को 3-4 के अनुपात में मिलाया जाए, देखो ये 3 किलो चावल हैंगे, ये 4 किलो चावल है, देखो ना 18 रुपये किलो चावल हैं, 3 किलो चावल हैं, तो इसका मतलब 54 रुपये के हो गए, मल्टीप्लाई 18 × 54 और 24 चौक 96 रुपये के टोटल चावल हो गए। समझ रहे हो, इन दोनों को जोड़ा तो 150 रुपये के चावल आ गए। 7 किलो चावल, भाई 7 किलो ही तो होते, 4 और 3 7, वही कह रहे कितने रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे, इसको काट लो, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14, बचा 7 × 7। अब देखो, अब आगे पॉइंट में जाएगा और कोई और ऑप्शन ऐसा है नहीं जो 21 से 7 के साथ हो, है ना, 21 जैसा, तो अब इसको यहीं पे छोड़ दो, कहानी को ख़त्म करो बस। अगर 21 जैसा कोई और ऑप्शन हो, जब कैलकुलेशन करो ना, अब दिख गया कि 21 है, 21 जैसा कोई और नहीं है, बस किया और आगे बढ़े। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं क्या दिया गया है 10 में। 10 हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 5 व्यक्ति की औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखो 5 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, उनमें से 42 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति गया है, दूसरा व्यक्ति आ गया, ठीक है ना, तब बढ़ा ये। तो इसका मतलब देखो, एक का एवरेज का मतलब है कि सबका बढ़ रहा है, सबका कितना 2.5 किलो बढ़ रहा है। 5 व्यक्ति हैं तो 25 × 5 125, तो 12.5 किलो बढ़ा होगा। समझ पा रहे हो। तो जो गया था वो कितने का था, हमारे पास 42 का था, तो 42 का गया तो मतलब कि 42 का ही आया है, फिर भी कितना बढ़ गया 12.5 किलो। तो इसका मतलब जो आया हुआ है वो कितना फालतू हैगा 12.5 किलो, तो इसका मतलब 54 किलो का है आने वाला। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, 2.5 एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब सबका बढ़ेगा, 25 × 5 125, एक गया एक आया तो व्यक्ति तो उतने ही रहे, कितना बढ़ा 125, मतलब कि 12.5 किलो बढ़ गया, ठीक है। 42 का तो गया था, 42 का गया था, तो ये इसकी तो ज़्यादा ही होगी, जब तो इसने आके अपना वजन सबको बांट दिया है, ठीक है। कितनी ज़्यादा है 12.5 ज़्यादा है, जोड़ लिया तो हमने यहाँ से कितना निकल करके आ गया 54.5 निकल करके आ गया। तो मेरे हिसाब से इतनी बात समझ आ गई होगी, नहीं समझ आती तो कमेंट वगैरह करके बता सकते हो, और ठीक है, बात बाकी तो सब कुछ क्या ही दिक्कत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक महिला का वेतन 24% कम हो गया, पुनः घटी हुई मजदूरी में 24% की वृद्धि की गई, प्रतिशत के रूप में उसकी हानि ज्ञात करनी है। देखो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, पहले 24% कम हुआ, ठीक है, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 24% कम हुआ, फिर 24% कम हुआ तो माइनस, और फिर से बड़ा है तो प्लस, और देखते हैं प्लस माइनस 24 × 24 कर देंगे, डिवाइड बाय परसेंटेज का 100 कर देंगे यहाँ से, बस इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 576 निकल करके आ गया। देखो साइन किसका था, माइनस का, तो माइनस लगा दो, अब ये 100 था तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, अब ये माइनस का साइन है प्लस दशमलव, तो माइनस का 5.76 की क्या हो रही है, से हानि हो रही है। तो समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से ये बात, ठीक है। किताबों में भी काफ़ी दिया गया है इस फॉर्मूले के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और क्या कहता है, देखते हैं 12 में। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी दे रखा है इसमें तो,
ठीक है। ये कह रहा है कि 4 बराबर 2 प्लस 2, 4 को 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 9 को हम कितने तरह से लिख सकते हैं, लेकिन साथ के साथ किसी को जीरो नहीं लिखना आपने, ठीक है ना, गैर जीरो बोला है उसने क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर इसको लिखेंगे तो 1 और 8 लिख सकते हैं, 9, 1 और 8 9 बन रहा है। अगर मैं लिखता हूँ 2 और कितना बनेगा, 2 और 7 बनेगा, ठीक है। 3 और 6 लिख सकते हैं, और देखो पलटना भी नहीं है कभी, ऐसा सोचो कि 8 1 हो गया, वो एक ही बात हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको प्लस लगाओ, यहाँ से ये हटाओ, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 4 और 5 लिख सकते हैं, तो कितनी 1 2 3 4, और भी कुछ लिख सकते हैं, और कुछ भी नहीं लिख सकते। तो कितनी संख्या हो गई, 4 संख्याएं हो गई। समझ आई क्या बात, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में दे रखा था कि 4 को तो इस प्रकार से लिखा गया है, तो 9 को कितनी प्रकार से लिख सकते हैं ऐसे। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बाद बाकी आप खुद से भी पढ़ सकते हो क्वेश्चन में क्या दिया गया था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, है ना। अब चलेंगे हम 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब कौन सा करेंगे, 13 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा है। 420 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, ठीक है, और माइनस करेंगे 720 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, प्लस कितना 1800। बस देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 2500, डबल ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब देखो माइनस का है तो इसको तो माइनस का माइनस रहने दो, इसमें पहले क्या करेंगे 1800 ऐड कर लेंगे, भाई उसका नियम से कर रहे हैं ना हम, कौन सा, बोर्ड मास से, ठीक है। तो इसमें 1800 जोड़ लो, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, और ये हो गया 26 और 1 27 हो गया, है ना। अब इसमें से माइनस कर दो आप, कितना 720 इसमें से माइनस का था तो माइनस कर दिया, 0 यहाँ बचेगा 8, और यहाँ 2 2 बचा, और ये हो गया 26। देखो डिवाइड बाय 10 था, डिवाइड बाय 10 था, दिख रहा होगा क्वेश्चन में, तो यहाँ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बचेगा कितना 2680। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर था कौन सा हमारा, 13। अब देखेंगे 14 कि 14 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। तो 14 में क्या दिया गया है, किसी संख्या में से 140 घटा दिया जाए। देखो किसी संख्या में से, हमने माना कि x में से 140 घटा दिया, किसी संख्या में से 140 घटा दिया जाए तो वह संख्या 30% रह जाती है। तो वह संख्या, अब देखो कौन सी संख्या x मानी थी, तो x ही तो 30x रह जाएगी, 30x बटे 100, परसेंटेज था तो परसेंटेज का यहाँ 100 आ गया, 0 से 0 आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस ये हो गया 1400, दोनों के साथ होगा ना, इक्वल टू कितना 3x, ठीक है ना। तो ये इधर आ जाता है, तो ये हो गया 10x माइनस 3x, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना सीधा डायरेक्ट, कितना 7x, तो 7x, और ये 1400 उधर चला गया, ठीक है, तो काट दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 200 आ गई। अब इसका ही उसने कितना 42% पूछा है, 42%, ठीक है, 42 इंटू तो कितना आ गया हमारे पास 84। तो ये हो गया आपका आंसर 84। बाद बाकी कमेंट करके बता सकते हो कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है ना। और सब्सक्राइब वगैरह ठीक लग रहा है तो कर सकते हो आप, बाद बाकी नहीं लग रहा तो भी करो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 में क्या दिया गया है। 15 में क्या दिया गया है, कह रहे नव्या ने कव्या को 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 8000 रुपये उधार दिए। 3 वर्ष के बाद नव्या को मिलने वाली राशि की गणना। देखो उसने ना क्या किया है, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंसिपल उसने दिया है 8000 रुपये पैसा उधार दिया गया, तो प्रिंसिपल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे दिया है 3% पर। टाइम जो है, टाइम भी दिया है 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए दिया गया है। लेकिन साथ के साथ उसने दिया है चक्रवर्ती ब्याज पर। किस पर, चक्रवर्ती ब्याज पर दिया है। तो चक्रवर्ती ब्याज पर मतलब कि CI, तो हमें निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है हमें, अमाउंट। तो अमाउंट किससे मिलकर बनता है, अमाउंट मिलकर बनता है आपका CI प्लस प्रिंसिपल से। समझ गए बात। तो सबसे पहले देखो इसका 8000 का 3% निकाल दो, कितना हो गया 8 × 24 240 रुपये हो गया। ये भी हमारे पास 240, देखो 240 3 बार लिख लेते हैं पहले, क्योंकि ये हमने निकाला सबसे पहले क्या निकाला है हमने, ये हमने पहले निकाल दिया इसका
CI, समझे बात को। तो हमने निकाल दिया इसका CI, ठीक है। तो अब इसका 3% निकाल लो, 24 दिया 72 मतलब कि 7.2, ठीक है। इसका भी 3% निकाल दिया तो ये आ गया हमारे पास 7.2। इन सबको जोड़ लो तो ये 2 वर्ष का CI निकल करके आ जाएगा 480 और 7.2, 2748, ठीक है। अब इसका भी 3% निकालेंगे। अब इसका भी 3% निकालो तो 3 दूनी 6, 7 21, 21 का 1 हो गया है ना, और 8 24, 24 और 2 26, 4 12, 12 और 2 14, ठीक ठीक लिख रहे हैं ना हम, ठीक है ना। अब बस इन सब को जोड़ लो, अब इन सब को जोड़ लो प्लस इसमें 6000 और 8000 और जोड़ दो, अमाउंट निकल करके आ जाएगा आपका। यहीं पे जोड़ लेते हैं, कितना बन रहा है हम लोगों के पास 8 7, ठीक है, दिस और 146.16, ठीक है। इसमें 8000 और जोड़ लो, 8000 और जोड़ लो इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया 6 6 12 और 1 13, ठीक है। 8 4 12 और 1 13, 5 5 और 1 6, तो ये बनेगा अप्रॉक्सीमेट कितना 86 33। एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन में ऐसा कुछ है भी या नहीं है भाई। 87, हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। 8 4 12, हाँ 87 जाएगा ना, यहाँ पर प्लस हो गया 87 जाएगा, 87 4 1 जाएगा, 8 4 12, 8 4 12, तो ये अप्रॉक्सीमेट ही जाएगा जहाँ तक है ना, ये 4 1 जाएगा, 87 4 1। कैलकुलेशन है, बाद बाकी एक बार कर लेना कैलकुलेशन, आंसर यही होगा हमारे पास 87 41, ठीक है ना। 87 41, मैं एक बार चेक कर लूँगा कैलकुलेशन। 3% निकाला, 3 दूनी 6, 7 21, 8 24, 24 और 2 26, ठीक है। 4 12, 12 और 2 14, ठीक है सब कुछ मेरे हिसाब से तो ठीक है, आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। बाद बाकी कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही अगली वीडियो बनेगी तो मैं अगली वीडियो में तुम्हें बता दूंगा, और आप जब भी इस वीडियो को देखो तभी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट मैं देखता रहता हूँ, वैसे तो आते ही कहाँ हैं, और आएंगे तो देखेंगे। खैर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा है। देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 964 दे रखा है। कितनी भी संख्या को क्रमागत सीक्वेंस में दे रखा हो उसी से भाग कर दो तो मिडल नंबर आ जाता है, बीच की संख्या आ जाती है। कितनी आ गई 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 एकम 4, ठीक काटा है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया है ना, और 4 एकम 4, तो ये बीच की संख्या निकल करके आ गई, ठीक है 241। अब इससे पहले की जो रही होगी वो रही होगी कौन सी, देखो ये बीच की संख्या है। इससे पहले की बात करूँ 240 और इससे पहले की बात करूँ 238, ठीक है। और इससे पहले की बात, इससे आगे की बात करें क्योंकि ये बीच की थी, ठीक है। और ये क्या है, ये सम नहीं है इसलिए इसको अलग रखेंगे, और 242 और हो गया 244, ये 4 संख्याएँ आ गई। समझ पा रहे हो। देखो जितनी संख्या जाए उससे भाग कर दो, ठीक है बीच की। अब एक अगर ये विषम कहता तो ऐसे काउंट करते हैं, लेकिन उसने सम कहा है तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास ये 4 संख्या निकल करके आ गए। इसमें उसने पूछा क्या था, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी है शायद, है ना, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, समझ गए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और देखते हैं 17 में क्या दिया गया है। 17 देखते हैं 17 में क्या दिया गया है। 17 में कहता है हाँ ठीक है, सारे क्वेश्चन किए हैं ना हमने। देखो 17 में क्या कहता है, हाँ 17 ना एक बार पहले खुद से देखो, मैं बताता हूँ, बोर्ड पर देखो, पूरा स्क्रीन पर देखिएगा तुम्हें, ठीक है। इसने क्या दिया है, ELSS और NPS में स्नेहा का निवेश NPS और LIC में नेहा के निवेश से कितना % अधिक या कम है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक दिया है मतलब कि, ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन।
सबसे पहले क्या करना है, एनपीएस और ईएलएसएस में स्नेहा ऊपर दिख रहा है आपको, है ना, स्नेहा द्वारा निवेश की गई राशि दिख रही है ना ऊपर, है ना। इसमें आपको दूसरा और तीसरा लेना है, दूसरा और तीसरा इन दोनों को जोड़ लो। और नेहा का कौन सा लेना है, नेहा का लेना है एनपीएस और एलआईसी, तो ये है फर्स्ट और सेकंड, 20,000 और 14,500, इनको जोड़ लो। इसमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो और देखो कितना ज़्यादा ये कम है, उसी के बिहाफ पर हमें परसेंटेज बताना है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। था 25,500 तो ये आ गया, 20,000 ये हो गया, तो ये किसका था, ये नेहा का, स्नेहा का था, है ना, 005 और ये हो गया हमारे पास कितना 40, तो ये आ गया। और इसका कितना दे रखा, 20,000 और 14,500, 20,000 और 14,500, तो ये 3 4 ठीक है ना, 34,500। देखो उसने किससे पूछा है, ये तो देख लो, बेस हम उसी को मानेंगे ना, नेहा के निवेश से, तो नेहा के निवेश से पूछा है, इससे पूछा है कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इससे पूछा तो इसको देख लो, 500 से तो 500 हटाई दो, 45,500 में से आप 34,500 घटा दोगे तो हमारे पास कितना बचेगा, एक तो ये बचा, है ना, 11,000 बचा सीधा सीधा, तो 11,000 बचा। अब 11,000 किस पर, 34,500 पर, ठीक है ना। इसको काट दो, 2 0 से 2 0, इसको जब कैलकुलेट करोगे, यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा कितना, 31.88, क्या है, अधिक है, दिख रहा है ना, अधिक है, ये इससे अधिक है, तो कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन नहीं कराई मैंने, क्योंकि कर सकते हो कैलकुलेशन तो तुम खुद से, ठीक है, डिवाइड करना था, अब तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 17। चलते हैं 18 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं और देखते हैं। हाँ 18, देखो 18 में क्या दे रखा है, एक शिक्षक गणित प्रश्नोत्तरी में 5 छात्रों के अंक दर्ज कर रहा है। अंक इस प्रकार है कि 82, 96, 70, 78 और 92 है, ठीक है। इन छात्रों का औसत अंक क्या है, देखो सिंपल सा औसत अंक निकालना है, तो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। एवरेज चैप्टर करा रखा है हमने, जाके वहाँ से देखो पूरा समझ आ जाएगा। तो देखो 82 और 96, ठीक है, इसको जोड़ ही लेते हैं। देखो कई तरीके हैं वैसे तो, लेकिन बेसिक सही करो तुम, ज़्यादा सही रहता है, कोई वो नहीं रहेगी, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे ना। और 78, 92, ठीक है, इनको जोड़ लो, 8 2 10 और 10 8 18, ठीक है, 16 और 7 कितना हो गया हमारे पास, 16 और 7 कितना होता है, 23, 23 10 33 1 32, 32 और 8 40, 40 और 1 इधर 41, 418। तो 418 को डिवाइड कर दिया जाए किससे, 1 2 3 4 5 से, तो 5 8 40, 5 3 15 और 5 36, तो 83 पॉइंट समथिंग है क्या इसमें, बिल्कुल ठीक, 83.6 बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो, करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, लेट करके भी कर सकते थे कि आप एवरेज मान लो, लेकिन मुझे लगता है इसका सबसे बेसिक तरीका ही ठीक है। बाद बाकी तो बनाने के लिए तो बहुत सारे तरीके बने हुए हैं, आपको जो समझ आता है, जो अच्छा लगता है उससे कर लो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और 19 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, ये क्वेश्चन लगा भाई, ठीक है, इसका लेवल ठीक लगा। चलिए 19 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, ठीक है ना। 19 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि ए, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं क्या, यहाँ से देखिए, कह रहा है कि ए का 34%, देखो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 34%, तो 34 ए लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। परसेंटेज है तो परसेंटेज के बदले यहाँ पर 100 लिख दिया, ठीक है। और कहता है बी का 45%, तो बी का 45% मतलब कि 45 बी लिख दिया
परसेंटेज का यहाँ से 100 लिख दिया। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है हमारे पास, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ से एलसीएम आएगा 100, ठीक है, और ऊपर बन जाएगा 34A प्लस 45B। इतनी बात क्लियर है। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है का औसत, इसका औसत का मतलब है दो संख्याएं तो 2 से यहाँ पर भाग कर दो। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ठीक है, औसत ए और बी, ठीक है, औसत ए और बी के अंतर के 1/3 के बराबर है। औसत के अंतर के 1/3, तो अंतर कितना, मतलब कि ए और बी के अंतर के 1/3 नहीं दे रखा क्वेश्चन में, दे रखा 3/5 के बराबर है, 3/5 के बराबर है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में इक्वेशन दी मैंने वैसे वैसे बना दिए, समझ पा रहे हो। 34 का A% बटे में 100 आया, क्योंकि परसेंटेज का साइन है। 45 का B% बटे में 100 आया। एलसीएम लिया, 100 आ गया। एवरेज निकालना था इसलिए मल्टीप्लाई 2 किया, तो ये 200 अपने आप ही बन जाना है, ठीक है ना। 34A 45B हम एवरेज निकालने हैं, ये बराबर है इसके अंतर के 3/5 के। जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा कर दिया, इसको इससे काट लिया 5 चौक 20। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। ये 40 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से बना देगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर ही कर लो सीधा, है ना। तो ये हो गया 34A प्लस 45B इक्वल टू 120A माइनस 120B। इतनी बात क्लियर है। अब 34 से उधर जाएगा, इसमें से घट जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो आएगा ये आएगा 86A, और ये उधर चला गया तो बनेगा कितना 165B। अगर ए की बात करूँ, ए की वैल्यू 165 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए की वैल्यू 165 आ रही है, क्योंकि उल्टी होगी ना। देखो ए की वैल्यू, ए के सामने तो 165 है, और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 86। तो उसने पूछा कि बी ए का कितना परसेंट है, तो बी 86 है किसका 165 का, इनटू में दिस। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इसको काट लो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, और इसको ही काट दो, 5 एकम 5 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है। और इसको काटना चाहोगे तो देखो 31 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा ये 31 से, 31 पंजे जाएगा, 52 पॉइंट समथिंग जाएगा। कैलकुलेट मेरे हिसाब से कर सकते हो आप, कैलकुलेशन ही रह गई, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 52.12% आ जाएगा इसका, ठीक है। और यही आपका उत्तर होगा। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 ठीक क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। और चलते हैं 20 की ओर। 20 में क्या दिया गया है देखते हैं, ठीक है। 20 में क्या दिया गया है, 20 में स्कूल, हाँ, सभी स्कूलों में बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या और सभी स्कूलों में क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। हाँ, इसको एक बार स्क्रीन पर देख लो अपने आराम से, ठीक है। अब क्या करना, क्या आपको क्रिकेट वाले सारे जोड़ लो, बैडमिंटन वाले सारे जोड़ लो, उनका डिफरेंस बता दो, बस यही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, मैं आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में देता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में देता हूँ, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, मैं हिंट दे दिए, बैडमिंटन वालों को जोड़ लो और आपका क्रिकेट वालों को जोड़ लो, उनका डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे मुझे, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।